जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रजनीश कुमार। और आज जो हम लोग लेक्चर लेकर आ रहे हैं, मेकिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज हम लोग आज देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, 1934 में पहली बार क्या होता है, एम एन रॉय के द्वारा एक संविधान सभा के गठन की बात की जाती है। ठीक है, संविधान सभा क्या करेगा, अपने देश के लिए एक संविधान बनाएगा। ये किसने कहा था? 1934 में एम एन रॉय ने। ठीक है, और एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय जो थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। भारत में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और एम एन रॉय उसके एक महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य थे। ठीक, फिर आगे चलकर क्या होता है, 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है, इस डिमांड को, कि हम बिल्कुल हमारे देश के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो हम भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएगा। ठीक है, और इस बात को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक, फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी इस बात को का जिक्र करते हैं, बिल्कुल हमारे देश में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और उस संविधान सभा के जो भी सदस्य होंगे वो क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, यानी कि भारतीय होने चाहिए। और हमारे देश का जो संविधान निर्माण करने वाले होंगे वो कौन होंगे, सिर्फ भारतीय होंगे। ठीक है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। ठीक, देखिए, फिर 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो भारतीयों की बिना सहमति से, उनसे बिना अनुमति लिए भारत को भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो जो भी इंडियन लीडर होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, वो गुस्से हो भड़क जाते हैं कि भाई आपने हमसे बिना पूछे, बिना हमारी अनुमति के हमको सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल कर लिया। ठीक है, हमें आपकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं, वो आपका लड़ाई है, वो आप समझो, हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं। जिससे क्या होता है, अंग्रेजों की स्थिति खराब होने लगती है। ठीक, तो अंग्रेज का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रहता है, वो जो गवर्नर रहते हैं, जो वायसराय रहते हैं, वो उनको बोलते हैं कि भाई आप कैसे भी करके भारतीयों को समझाओ और भारत को अपने साथ लाओ। ठीक, उससे क्या होता है, एक अगस्त ऑफर आता है, एक अगस्त प्रस्ताव दिया दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय लीडर को। इसमें क्या रहता है कि ठीक है, हम आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करके देंगे, जो आपके लिए क्या करेगा, एक संविधान बनाएगा। ठीक, और हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो जो इंडियन लीडर होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं भाई, हम हमें आपका संविधान सभा नहीं चाहिए, हमें आपका डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें आपसे अब कोई मतलब नहीं है, आपकी लड़ाई है, आप खुद समझो। ठीक, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 1947 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य रहते हैं। कौन कौन से? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य रहते हैं क्रिप्स मिशन में। ये क्या रहते हैं, वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रहता है ना, कैबिनेट, ये लोग उसके मेंबर रहते हैं, और ये लोग यहाँ पे आते हैं भारतीयों की सहमति देने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और क्रिप्स मिशन भी क्या होता है, क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। ठीक, जब क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है। ठीक, कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में, और कैबिनेट मिशन के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ उसमें कितने सदस्य थे, कितने सीटों की संख्या थी, ये सब चीज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन किया गया था 1946, उसमें टोटल कितने सीट थे, टोटल 389 सीट थे। कितने सीट थे, टोटल 389 सीट थे। अब इन सीटों का जो बंटवारा किया गया था, जिसमें से जिसमें से दो 296 यानी कि 296 सीट थे, वो कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी कि जो ब्रिटिश के क्षेत्र में जो अधिकार थे उनसे 296 सीट थे। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो राजा रजवाड़े थे, उनको कितने सीट दिए गए थे, 93 सीट दिए गए थे, 93 सीट दिए गए थे। और जो 296 सीट थे, इन 296 सीटों में से जो 292 सीट थे, वो कहाँ से थे, वो ब्रिटिश इंडिया से डायरेक्टली, ब्रिटिश इंडिया के जो कंट्रोल में थे वो वहां से आते थे। और जो 4 सीट थे वो कहाँ से आते थे, जो चीफ कमिश्नर स्टेट थे वहां से आते थे। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय टोटल 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। ठीक है, और उन 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस को एक एक सीट दिया गया था। टोटल टोटल कितने सीट हो गए, 4 सीट हो गए। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो 389 सीटों का जो बंटवारा किया गया था वो कैसे किया गया था, ये हम लोग चलिए देखते हैं। उस समय जो भारत की जो आबादी थी वो कितनी थी, वो लगभग 40 करोड़ थी। ठीक है, तो 40 करोड़ के हिसाब से, या अगर देखा जाए तो टोटल कितने सीट है, 389 सीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीट पे लगभग 10 लाख जनसंख्या का मतलब रखा गया था, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए, 1 सीट अलॉटेड फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना, अगर किसी एग्जाम पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में जो सीटों का गठन किया गया था, एक सीट पे कितने लोगों का चुनाव किया गया, मतलब जनसंख्या का निर्धारित किया गया था, तो 10 लाख जनसंख्या को रखा गया था। ठीक है, सीट डिवाइडेड एमंग 3 कम्युनिटी, जो सीटों का बंटवारा किया गया था वो 3 कम्युनिटी में किया गया था। कौन कौन से थे,
मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरल में हिंदू भी आते थे, बुद्धिज्म भी आते थे, पारसी भी आते थे, ईसाई भी आते थे। यानी कि इनके अलावा जो बाकी जो धर्म रह गया था या बाकी जो कास्ट रह गए थे, उनको सब किस में शामिल किया गया था? तो जनरल में शामिल किया गया था। यानी कि टोटल जो मुख्य जो आधार था, वो सीटों का बंटवारा का, कौन कौन थे? मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल थे। ये चीज हमें याद रखना है। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, जो वोटिंग था यानी कि जो चुनाव करने का तरीका था, जो जो मेथड अपनाया गया था इलेक्शन के लिए, वो कौन सा था? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया था। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए तीन कैंडिडेट किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम अपने प्रेफरेंस के आधार पर कि हमें अगर फर्स्ट तौर पे हम किसको देखना चाहते हैं, वो हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, तो हम 1 2 3 करके प्रेफरेंस दे सकते थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली एस्टेट। अब देखिए, जो 93 जो प्रिंसली एस्टेट को जो सीट दिया गया था, उनके जो सदस्य थे ना, उनका चुनाव नहीं किया गया था। तो उनका जब चुनाव नहीं किया गया था, तो उनको कैसे संविधान सभा में शामिल किया गया था? उनको नॉमिनेट करके शामिल किया गया था। कैसे? जो राजा रजवाड़े थे, यानी कि जो प्रिंसली एस्टेट के जो हेड थे, उनके द्वारा अपने किसी सगे संबंधी या फिर अपने किसी दोस्त को संविधान सभा में भेज दिया गया था कि जाओ भाई, तुम जाके देखो वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका इलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, इस वजह से क्या कहा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है, इसी वजह से इसको क्या कहा था? पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। यानी कि कुछ हद तक तो इसका चुनाव हुआ था और कुछ हद तक इसको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या संविधान सभा पूरी तरह से इलेक्टेड इलेक्टेड था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, संविधान सभा पूरी तरह से इलेक्टेड नहीं था। क्या संविधान सभा नॉमिनेटेड था? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से नॉमिनेटेड भी नहीं था। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, वो वो जो मताधिकार का जो मत का जो अधिकार दिया गया था, उसको सीमित रखा गया था। यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है, टैक्स के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे ही आपको मत देने का अधिकार था। लगभग उस समय 10% पॉपुलेशन को ही मत देने का अधिकार था। सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। जैसे अभी क्या है, अभी आप 18 साल के हैं तो आपको वोट वोट देने का अधिकार है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, संप्रदाय के हो, लिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 18 साल क्रॉस कर लिया है तो आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम लोग ने सीटों के बारे में देख लिया। अब इसके लिए पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई और अगस्त में 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के लिए इलेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? कांग्रेस के द्वारा लगभग 208 सीटें जीती जाती है। ठीक है, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर पार्टी हुआ करती थी। इसलिए कांग्रेस के लिए 208 सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। सबको पता था कि हाँ, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी, तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। और मुस्लिम लीग के द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी? तो 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता था। ठीक है, और बाकी जो अदर छोटे मोटे दल थे या फिर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वगैरह थे, उन्होंने 15 सीटें जीती थी। ठीक है, अब देखिए, जो जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब संविधान सभा की मीटिंग स्टार्ट होने होना शुरुआत हुई, तो जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से उसको बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि हम संविधान सभा में नहीं शामिल होंगे। पता नहीं आप लोग क्या करने जा रहे हैं, पता नहीं संविधान बनाने के बाद हमसे आप हमारा अधिकार छीन ले, हमसे आप हमारी संपत्ति छीन ले, हमसे आप हमारा राज्य छीन छीन ले, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम आपके साथ हम नहीं शामिल होंगे भाई। आप अपना संविधान सभा खुद देखो, हमें हमारा राज्य के साथ छोड़ दो। तो लोगों ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं संविधान सभा की पहली मीटिंग कब होती है। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। ठीक है, जिसमें टोटल 2 से 11 मेंबर शामिल होते हैं। संविधान सभा में प्रिंसली जो स्टेट के जो भी मेंबर हैं, उन लोगों ने पहले ही शामिल शामिल होने से बहिष्कार कर रखा है। ठीक, तो टोटल कितने मेंबर शामिल होते हैं? 2 से 11 मेंबर, जो फर्स्ट मीटिंग होता है उस दिन उपस्थित रहते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और उसी दिन जो सच्चिदानंद सिन्हा है, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक, और मान लीजिए जो पहला मीटिंग है, उस दिन सदन की कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट तो चाहिए ना, चेयरमैन तो चाहिए ना। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है। और ये जो प्रेसिडेंट चुनने का जो ये प्रैक्टिस हमने अपनाया था, कहाँ से? ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस था, वहां से हमने इसको अपनाया था। इसका मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए जो भी सभा है, जो भी सदन है, अगर उसमें जो सबसे ज्यादा उम्र का जो कोई व्यक्ति है, सबसे वरिष्ठतम जो कोई सदस्य है, उसको हम लोग उसको सम्मान के तौर पर उसको हम लोग उस समय के लिए हेड चुन सकते हैं। इसी इसी को हम लोगों ने कहाँ से अपनाया था? तो फ्रेंच प्रैक्टिस से अपनाया था। ठीक है, फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है, परमानेंट चेयरमैन चुना जाता है, किसका? संविधान सभा का। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट के साथ साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। ठीक है, कौन कौन होते हैं वो?
एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी, यानी कि एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी दो को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ताकि अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट हमारे उपस्थित ना हो तो हमारी सदन की कार्यवाही में किसी तरह कोई बाधा उत्पन्न ना हो और हमारा सदन की कार्यवाही अच्छे से चलती रहे। इसलिए दो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुने जाते हैं वो कौन होते हैं? बी एन राव होते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो बी एन राव थे। ठीक, अब देखिए फिर वो दिन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, क्या होता है 13 दिसंबर 1946 को? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने सीट से उठकर आते हैं। ठीक है, और पोडियम पे खड़े होकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण देते हैं, जिसे हम लोगों ने क्या कहा है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा है। उसका उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, हम लोग जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल होने वाली है। ठीक है, हम लोग अपने देश के जो नागरिक हैं उनको क्या क्या अधिकार देने वाले हैं, हमारे देश का जो जो पॉलिटी है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी बातें उन्होंने अपने उस स्पीच में मेंशन की थी। ठीक है, और यही जो स्पीच है वो आगे चलकर क्या हमारा बनता है, हमारे देश का जो संविधान है उसका प्रियम्बल के रूप में ये रिफ्लेक्ट करता है। यही स्पीच के कुछ अंश जो है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे, जो अंश हैं, उसको हम लोगों ने अपने संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें हम लोगों ने उसको अपनाया हुआ है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कब पास होता है? इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको पास करवाया जाता है। ठीक है, 13 दिसंबर को उन्होंने ये स्पीच दिया था और 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा पास किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, और माउंटबेटन प्लान में क्या रहता है? देखिए, जो मुस्लिम लीग थी वो कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो रही थी, फिर भाग भाग जा रही थी कि भाई हम नहीं शामिल होंगे, फिर आके शामिल हो रही थी, फिर भाग जा रही थी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था भाई, उनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि हमें एक अपना देश चाहिए, हमें पाकिस्तान बना के दे दो, हम वहीं पे रहेंगे, हमें भारत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। माउंटबेटन क्या घोषणा करता है कि भाई अब से दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा, एक पाकिस्तान के लिए और एक हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, और दोनों देश अपने अपने लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रोविंस है, ठीक है, जो भी प्रिंसली स्टेट है, उनको ये अधिकार रहेगा कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल ले, या फिर वो चाहे तो भारत में मिल ले, या फिर वो चाहे तो खुद को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दे। उनको ये अधिकार दे के ये लोग चले जाते हैं, अंग्रेज लोग, इतने बेवकूफ थे ये लोग। ठीक है, अब देखिए जब भारत का जब बंटवारा हो गया तो जो 389 जो सीट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो घटकर कितना होता है? 299 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है सीट? जो 389 सीट था वो घटकर कितना होता है? 299 हो जाता है। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट थे वो पहले कितने थे? 93 थे, अब वो सीट घटकर कितने हो जाते हैं? 70 हो जाते हैं। ठीक है, और जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जो ब्रिटिश इंडिया के जो सीट थे, वो पहले कितने थे? वो पहले 296 थे, अब वो घटके कितने हो जाते हैं? 229 हो जाते हैं। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए, द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तो संविधान सभा का निर्माण कर रही थी। ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ साधारण ऑर्डिनरी लॉ भी बनाने थे। ठीक है, तो उसके लिए हमने हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसी को हम लोगों ने क्या किया? पार्लियामेंट भी बना दिया। ठीक है, यानी कि वो संविधान का भी निर्माण करेगी और ऑर्डिनरी लॉ का भी निर्माण करेगी। और जब वो पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगी तो उसके चेयरमैन, उसके स्पीकर कौन होंगे? जीबी मौलांकर जी होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे संविधान के, सॉरी हमारे पार्लियामेंट के? जीबी मौलांकर जी थे। ठीक है, और जो चेयरमैन कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सॉरी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? तो जीबी मौलांकर जी थे। और चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, अब देखिए जो प्रिंसली स्टेट अभी तक बहिष्कार की हुई थी, बॉयकॉट की हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट आकर के शामिल होती है। वो कहते हैं कि भाई हमें भी शामिल कर लो, हमें भी देखना है कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, तो 6 प्रिंसली स्टेट आकर के संविधान सभा में शामिल होते हैं 28 अप्रैल 1947 को। और बाकी जो सदस्य होते हैं जो प्रिंसली स्टेट के, वो भी आके शामिल हो जाते हैं 3 जून 1947 के बाद, जब माउंट बेटन प्लान का जब डिक्लेयर किया जाता है, तो बाकी स्टेट भी, प्रिंसली स्टेट भी आकर के संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो संविधान सभा था यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो संविधान के निर्माण के साथ साथ और भी कार्य कर रही थी। देखते हैं क्या क्या कार्य कर रही थी। अधिक वो तो ऑर्डिनरी लॉ का तो निर्माण कर ही रही थी, पार्लियामेंट के रूप में वो लोग ऑर्डिनरी लॉ का भी निर्माण कर रहे थे। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप था ना उसको भी रेटिफाइड किया। ठीक है, मई 1949 को
कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप था उसको भी उन्होंने रेटिफाइड किया। और 22 जुलाई 1947 को अपने देश के लिए एक नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, यानी कि हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए। ठीक, जो तिरंगा झंडा हम लोग फहराते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठीक, फिर 24 जनवरी 1959 को उन्होंने अपने देश के लिए एक नेशनल एंथम को भी एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे देश में एक नेशनल एंथम होना चाहिए, राष्ट्रगान होना चाहिए। ठीक है, और फिर 24 जनवरी 1950 को ही उन्होंने अपने देश के लिए फर्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है, जो संविधान सभा है ना उसका आखिरी सेशन होता है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की आखिरी मीटिंग होती है, और उसके बाद संविधान सभा को खत्म कर दिया जाता है, यानी कि उसको उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का जब आखिरी मीटिंग होता है, तो 26 नवंबर 1950 को तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और जो हमारा संविधान लागू होता है कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, और जो आखिरी मीटिंग होती है वो कब होती है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी मीटिंग होती है। और उस दिन टोटल कितने 284 मेंबर उपस्थित रहते हैं, यानी कि 284 मेंबर उस दिन उपस्थित रहते हैं। और वो 284 जो मेंबर है ना, उनका संविधान जो है ना, जो ओरिजिनल संविधान है, उस पर उनका हस्ताक्षर दस्तखत मौजूद है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट जो सेशन हुआ था संविधान सभा का, उसमें टोटल कितने मेंबर मौजूद थे, तो 284 मेंबर मौजूद थे, ये हमें आंसर देना होगा। ठीक, चलिए, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। ठीक है, एक प्रियम्बल था, और 22 भाग थे, और 8 शेड्यूल में उसका उसको बनाया गया था हमारे संविधान को। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखना। देखिए, जो संविधान जब बन रहा था तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी का भी गठन बनाया गया था। कमेटी कमेटी अब देखिए कमेटी क्यों बनाया गया था, मान लीजिए इतने सारे सदस्य थे और इतना सारा काम था, तो सारे सदस्य मिलकर सारे काम तो नहीं करेंगे, तो काम का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग कमेटी बना के, कुछ लोग, दो चार लोगों को एक काम दिया गया, दो चार लोगों को एक काम, इससे क्या हो, काम आसान हो गया और काम जल्दी हुआ। ठीक है, और हमारा संविधान बनकर कितने समय में तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत लंबा समय है संविधान बनाने में, देखिए ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ठीक है भाई, इतने बड़े देश के लिए अगर हम संविधान का निर्माण कर रहे थे, इतना समय तो लगना कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 60 से ज्यादा देशों का संविधान का हम लोगों ने अध्ययन किया था, यानी कि 60 से ज्यादा देशों के संविधान को हम लोगों ने खंगाला था, उसको पढ़ा था, अच्छे से समझा था। फिर उसमें कुछ चीजों को नई अपने देश के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें हम लोगों ने इनोवेट किया, उसको अपने संविधान में शामिल किया। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान को बनाने में इतना समय लग गया। देखिए, जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी का गठन किया गया था संविधान सभा को बनाने के लिए, देखते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इसका क्या काम था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल टेक्स्ट था ना, उसका ड्राफ्ट तैयार करना था। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इनका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी का क्या उद्देश्य था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन था उससे रिलेटेड ड्राफ्ट को तैयार करना था, और इसके चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि जो प्रांत से संबंधित जो भी कमिटी प्रोविजन रिलेटेड था उसका एक हेड बनाया गया था, उससे कौन के हेड थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, वैसे ही एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके चेयरमैन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, स्टेट कमेटी। ठीक है, स्टेट कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, पंडित तभी सीतारामैया जी थे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसका बस हमें नाम याद रखना है, और इसके चेयरमैन कौन थे ये चीज हमें याद रखना है। देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, मोहम्मद सदुल्ला जी थे। ठीक है, तो देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को उसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक, और बाकी जो इसके सदस्य कौन कौन थे, डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है, एम साद डॉक्टर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, पीटी कृष्णमाचार्य, यानी कि इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर शामिल कर लिया जाए तो टोटल 7 सदस्य थे।
अब देखिए, जो संविधान सभा हमारा गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उसकी आखिरी मीटिंग कब हुई थी? ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, और आखिरी मीटिंग कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 की। यानी कि हमारे संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और हमारे संविधान में अभी कितने आर्टिकल है? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 395 आर्टिकल थे, एक प्रेम्बल था, 22 भाग थे, और 8 शेड्यूल था। अगर अभी संविधान की बात की जाए तो अभी हमारे संविधान में लगभग 470 आर्टिकल है, ठीक है, 25 भाग है, और 12 शेड्यूल है। ठीक, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और अभी तक हमारे संविधान में 105 से संशोधन हो चुका है, यानी कि 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा चुका है। हमारे संविधान को 105 बार बदला जा चुका है। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।